गु चुएन फोन रखता है और जियाओनिंग को बोलता है कि तुम सेफली घर चले जाना, और दोबारा से सैड होकर अपनी चेयर पे बैठ जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो आखिर क्यों इतना सैड है इतना अच्छा अवार्ड जीतने के बाद भी। दरअसल बात ये है कि उसने एक पूरी लिस्ट बनाई थी उन चीज़ों की जो वो मरने से पहले करना चाहता है, जैसे कि वो अब एक आर्टिफिशियल हार्ट के ऊपर ही जी रहा है। जिन्हें अवार्ड जीतना उसके लिस्ट में सबसे लास्ट था। उसको समझ नहीं आ रहा कि जैसे कि उसके सारे गोल्स में से जिन्हें अवार्ड जीतना सबसे लास्ट गोल था, अब वो जिंदगी में क्या करेगा, क्योंकि अब उसके पास तो कोई गोल है ही नहीं। यहाँ तक कि वो अपनी उस लिस्ट को भी जला देता है जहाँ पे उसने अपने सारे के सारे गोल्स लिखे थे। वो बोलना शुरू करता है कि मरने से पहले अपने सारे गोल्स पूरे करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, मैंने दिन रात काम किया है, मैंने एक के बाद एक प्रोजेक्ट लिए हैं और सारे के सारे लोग मुझे एक वर्कोहॉलिक समझने लग गए हैं। मैंने अपने आखिरी के दिन कुछ इस तरह से ही बिताए हैं, पर क्या इन दिनों को बिताने का कुछ और भी तरीका था? क्या मैंने अपनी जिंदगी थोड़ी और अलग तरह से दी होती और सारा टाइम काम पे वेस्ट ना करके कुछ और भी एक्सप्लोर किया होता? वो क्वेश्चन कर रहा है कि उसने जो भी एम्स की लिस्ट बनाई थी क्या वो वर्थ भी थी या नहीं थी, क्योंकि अब तो उसके पास कुछ एम ही नहीं बचा है और ना ही वो अभी मरने वाला है। इसके बाद वो सीधे जाता है उसी जगह पे जहाँ पे वो सबसे पहले गया था अपनी कब्र खरीदने के लिए। तभी कब्र बेचने वाला बताता है कि जो कब्र उसने पसंद की थी वो तो दरअसल बिक चुकी है, अगर वो कोई और कब्र देखना चाहता है तो वो देख सकता है। उतने में ही उसे जियाओनिंग की बातें याद आने लगती है और वो कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आके इन कब्रों को देखूंगा। घर जाते वक्त जब वो लोगों को और कपल्स को साथ में चलते हुए देखता है तो वो फिर भी रिग्रेट कर रहा होता है कि क्या जो मैंने गोल्स अपनी लाइफ के लिए सेट किए थे वो मेरे लिए सही भी थे या नहीं थे, क्योंकि अब तो मेरे पास कोई गोल बचा ही नहीं है। वो ऑफिस पहुंचता है और ऑब्वियसली सारे ऑफिस वालों को पता चल चुका होता है कि उनके बॉस ने अवार्ड जीता है। सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने आते हैं बुके के साथ, पर वो फिर से अपना सैड मुंह लेके बोलता है थैंक यू सो मच और तुम्हें अब सबको काम पे लग जाना चाहिए, तो तुम लोग अपने काम पे लग जाओ। वो अपने कैबिन पे वापस चले जाता है। सब लोग चैंगरेन की तरफ देखते हैं क्योंकि वो ही गु चुएन के सबसे करीब है। वो पूछने लगते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। चैंगरेन बोलता है तुम्हें तो आदत पता ही है ना गु चुएन की, वो हमेशा ऐसे ही रहा है, चाहे कितना भी खुशी का माहौल हो वो हमेशा वर्कोहॉलिक ही रहेगा। तो तुम ज्यादा चिंता मत करो और सारे के सारे लोग अपने काम पे लग जाओ। इतने में एक असिस्टेंट चैंगरेन के पास आती है क्योंकि चैंगरेन ने पिछले दिन उससे कहा होता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करना ताकि वो जाओयन को जला सके, और बोलती है कि आज मुझे कब एक्टिंग करनी है। चैंगरेन बोलता है आज ज़रा हम लीव ले रहे हैं और तुम अपने काम पे चले जाओ। वो सीधे अंदर जाता है गु चुएन के पास और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके बोलने लगता है कि तुझे हुआ क्या है, तू ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, तो इतना सैड क्यों हो रहा है। गु चुएन तभी बताता है कि मेरे सारे गोल्स खत्म हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। चैंगरेन तभी बोलता है ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक चले, अगर तेरे प्लान खत्म हो चुके हैं तो तुझे कोई नए प्लान बताने चाहिए। गु चुएन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अब क्या प्लान करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। तभी वो बोलता है कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, कम से कम अपने अराउंड जो लोग हैं उनके लिए सोच। मैं हूँ तेरी लाइफ में, तेरे मम्मी पापा हैं, वो सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने तेरा अभी तक का कंपनी बनाने में साथ दिया है। और जियाओनिंग, क्या तू जियाओनिंग के बारे में नहीं सोच रहा? वो तुझे एक फादर फिगर की तरह देखती है क्योंकि तू उसकी इतनी केयर करता है और उसको इतना गाइड करता है। क्या तू उसे पीछे ऐसे ही छोड़ के चले जाएगा बिना कुछ कहे? इस बात पे वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। बाद में जब वो अपने कैबिन से बाहर निकलता है उसको जियाओनिंग दिखती है और जियाओनिंग पूछने लगती है कि मैं आपको छोड़ दूँ। वो बोलता है कि नहीं आज ना मैं टैक्सी लेके चले जाऊँगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी दोनों साथ में बाहर आते हैं और वो बोलने लगती है कि बॉस मैंने आपको अभी तक का बोला नहीं, पर कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर आप इतने दुखी क्यों हो? एक बहुत बड़ा ड्रीम हासिल करना वो तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ना? गु चुएन तभी कहता है अगर वो अच्छी चीज़ नहीं हो तो? जियाओनिंग कहते हैं आखिर एक अवार्ड जीतना अच्छी चीज़ कैसे नहीं हो सकती, अपने ड्रीम को पाना एक अच्छी चीज़ कैसे नहीं हो सकती? गु चुएन तभी बोलता है क्योंकि वो ड्रीम को हासिल करने के बाद तुम्हारे पास कोई एम नहीं बच जाता है लाइफ में जिसके लिए तुम काम करो। जियाओनिंग तभी बोलती है तो हमें नया एम बना लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। जैसे मेरा ड्रीम था स्कीइंग जाना पर आप मुझे वहाँ लेके गए, अब मेरा दूसरा बिगेस्ट ड्रीम है कि मैं एक अच्छा आर्किटेक्चर बनूँ बिल्कुल आपकी तरह। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए होगी ना तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आपको पक्का एडवाइस दूंगी। और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी एडवाइस के लिए इंतज़ार करूँगा, और वहाँ से चले जाता है। अब दूसरा दिन आ जाता है जिस दिन अवार्ड सेरेमनी होती है और चैंगरेन और जियाओनिंग इंतज़ार कर रहे होते हैं गु चुएन का। तभी गु चुएन ब्लैक टक्सीडो में हेयर स्टाइल बना के बहुत ही हैंडसम बन के बाहर आता है। वो काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा होता है
और जियाओनिंग तो बस उसे देखती ही रह जाती है, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाती। चैंगरेन उससे पूछ रहा होता है कि वो अच्छा लग रहा है ना, पर जियाओनिंग के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। बड़ी मुश्किल से वो कहती है सो हैंडसम बॉस, यूर सो हैंडसम। और चैंगरेन कहता है ठीक है अपने आप को संभालो और हम जल्दी चलते हैं वरना हम इवेंट के लिए लेट हो जाएंगे। फिर तीनों के तीनों अवार्ड सेरेमनी में पहुंचते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी सोमन ली भी होती है। जियाओनिंग सबको रिकॉर्ड कर रही होती है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े और फेमस आर्किटेक्ट आए होते हैं। तभी गू चुएन उसके हाथ से फोन लेता है और खुद को और जियाओनिंग को रिकॉर्ड करने लगता है। अवार्ड सेरेमनी शुरू होती है और अवार्ड्स बांटे जाते हैं। फाइनली जिन एन अवार्ड का अनाउंसमेंट शुरू होता है और वहाँ पे नाम लिया जाता है गू चुएन का, जो कि यंगेस्ट पर्सन है जिसने जिन एन अवार्ड जीता है। उसे स्टेज पे बुलाया जाता है, अवार्ड दिया जाता है और फिर स्पीच देने को बोलते हैं। वो बस अवार्ड को ही निहार रहा होता है और तभी स्पीच देना शुरू करता है कि आजकल का आर्किटेक्चर काफी ज्यादा मॉडर्न है, पर मेरे दिमाग में ही मैं ये सोचता हूँ कि हमें अपने कल्चर के साथ अपने आर्किटेक्चर स्टाइल को भी कंबाइन करना चाहिए ताकि हम दुनिया को एक यूनिक सा मूवमेंट देख सकें। साथ ही हमारी कंट्री में काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स हैं जो कि हम हाईलाइट कर सकते हैं अगर हमारे पास अच्छे आर्किटेक्ट हैं तो। मैं विश करता हूँ कि एक दिन ऐसा वर्ल्ड बने जहाँ पे मॉडर्न और कल्चरल दोनों ही कंबाइन होके एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स बने। तभी वहाँ की एंकर पूछती है कि आपका फ्यूचर में और क्या प्लान है। वो जियाओनिंग को देखते हुए बोलता है कि मैं अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए किसी के एडवाइस का इंतजार कर रहा हूँ। जियाओनिंग ये सुन के बहुत शर्मा जाती है और सो ली देख रही होती है कि गू चुएन उसे ही देख रहा है। टीवी में उसके एम्प्लॉयज भी ये पूरी अवार्ड सेरेमनी देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अवार्ड सेरेमनी ख़त्म होने के बाद चैंगरेन बोलता है कि हमने एक आफ्टर पार्टी रखी है क्योंकि तूने इतना बड़ा अवार्ड जो जीता है, तो चल हम इसके बाद वहीं चलते हैं। गू चुएन कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है, और वो जियाओनिंग को अपने साथ लेके जाता है। जियाओनिंग पूछने लगती है कि मुझे पता ही नहीं है कि पार्टी कहाँ है बॉस, क्या मैं चैंगरेन बॉस से कॉल करके पूछूं? वो बोलता है हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हम किसी शांत जगह में जा रहे हैं। फाइनली वो एक ब्रिज के पास खड़े होते हैं और आगे की सीनरी बहुत ही खूबसूरत होती है। तभी वो बोलने लग जाती है कि ये मोमेंट कितना ज़्यादा सुंदर है बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना है। और वो कहता है ठीक है कहो। तभी वो रुक जाती है, फिर मन में सोचती है कि नहीं जियाओनिंग तू बहुत ज़्यादा ब्रेव है, तुझे अपनी फीलिंग्स यहाँ पे एक्सप्रेस करनी ही होगी। माहौल देख, टाइमिंग देख, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। तभी वो बोलना शुरू करती है कि बॉस मुझे सच में नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, पर मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। जब से मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया मैंने आपको बहुत एडमायर किया है, चाहे एक बॉस की तरह या चाहे एक फ्रेंड की तरह। मैं आपकी तरफ बहुत इज्जत से देखती हूँ और मन में मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करने लग गई हूँ। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू तक होते हैं। वो इंतज़ार कर रही होती है कि गू चुएन अपना जवाब देगा, पर गू चुएन उसे चुप होने को बोलता है और कहता है अभी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो जब मैं वो सारी चीज़ें सेटल कर लूँगा उसके बाद मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा। अभी तुम घर जाओ और मैं भी घर जाता हूँ। पर जियाओनिंग की शक्ल में साफ साफ डिसअपॉइंटमेंट दिख रही होती है और आंखों में रिजेक्शन के आंसू। जियाओनिंग घर जाती है और फिर से अपनी आंटी के गले लग के रोने लगती है। उसकी आंटी बोलती है कि तू ये जॉब क्यों नहीं छोड़ देती, तेरे को ये लोग इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर है, इससे अच्छे तो तेरे पार्ट टाइम जॉब्स हैं। वो कहती है नहीं मैं ये जॉब क्विट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बनना है। वो तभी अंदर जाती है और लिजार्ड देखती है, उस पे रिकॉर्ड हुई गू चुएन की आवाज़ सुनने लगती है और फिर रोने लगती है, मानो उसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है इस रिजेक्शन की वजह से। गू चुएन भी दूसरी तरफ बोलता है उसके कव्वे में रिकॉर्ड हुई आवाज़ सुनते हुए कि जियाओनिंग उस इंसान के लिए अंधेरे को फेस करना बहुत आसान है जो बहुत सालों से केवल अंधेरे में ही रहा है, पर एक बार अंधेरे में रहने वाले इंसान को लाइट की आदत पड़ गई तो उसे बार बार लाइट ही चाहिए होगी, वो लाइट के बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैंने अभी तक का इतने सालों में प्यार नहीं देखा और ना ही रिलेशनशिप में आया। अगर मुझे एक बार तुम्हारी आदत पड़ गई तो बहुत बुरी पड़ जाएगी, इसलिए अच्छा है कि हम फिलहाल दूर रहें। मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता और मैं तुम्हें सफ़र नहीं करवाना चाहता। वो चैंगरेन से भी कॉल करके बोलता है कि मैं कुछ टाइम के लिए ऑफिस नहीं आऊँगा तो सारी चीज़ें तू ही संभालना। दूसरे दिन वो अपने लॉयर को कॉल करके काफ़ी ज़्यादा डोनेशन देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को और साथ ही बोलता है कि मुझे मेरे विल में कुछ चेंजेस करने हैं तो हमें जल्द ही मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जियाओनिंग भी हिम्मत करके ऑफिस पहुंचती है और उसे पता चलता है कि आज तो गू चुएन आया ही नहीं है। तभी सुमनली उसे बुलाती है एक प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए कि इतने में ही जियाओनिंग को चेन वेनवेन का कॉल आता है और वो उसे लंच पे इनवाइट करती है। वो चेन वेनवेन के पास जाती है, उससे बात करने लगती है और फिर बातों बातों में ही चेन वेनवेन समझ जाती है कि वो गू चुएन की बात करना चाहती है। वो उसको क्लियर करती है कि हाँ मैं
समय में गू चुएन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ये झुटलाया नहीं जा सकता। मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, पर अब हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं उसे बहुत एडमायर करती हूँ और रिस्पेक्ट भी करती हूँ, पर उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जियाओनिंग जैसे मन की बहुत साफ है, वो बोलती है मैं सच बताऊँ तो मैं आपसे मिलने से भाग रही थी, पता नहीं मैं आपको फेस नहीं कर पा रही थी। तभी चेन वेन वेन बोलती है इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि तुम मुझे फेस ना करो, अब मेरे और गू चुएन के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। और ये बातें तुम्हें सुमेनली ने बताई है ना? मुझे नहीं पता कि सुमेनली ने तुम्हें इतनी पुरानी बात क्यों बताई, पर तुम्हें कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जियाओनिंग तभी बोल पड़ती है कि दरअसल मैंने उन्हें प्रपोज किया और उन्होंने मुझे साफ साफ रिजेक्ट कर दिया मेरे मुंह पे। चेन वेन वेन भी कुछ समय के लिए सरप्राइज होती है, पर बहुत कामली उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें गू चुएन पे ट्रस्ट करना चाहिए, तुम्हें उस आदमी पे ट्रस्ट करना चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो। ये सोचो कि वो एक मैच्योर इंसान है और अभी उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, जब वो उन सारी चीज़ों से डील कर लेगा तो वो अपना जवाब तुम्हें पक्का देगा। जियाओनिंग बोलती है मैं आपको मिलकर ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप मुझे कितनी अच्छी एडवाइस देते हो। फिर वो लोग पहुंचते हैं उस साइट पे जिसका प्रोजेक्ट चेन वेन वेन ने जियाओनिंग को दिया है, और हम देखते हैं कि सुमेनली कैफे से लेके यहाँ तक का इन दोनों को ही फॉलो कर रही है। वो लोग टेरेस पे जाते हैं और जियाओनिंग फोटो क्लिक करने लगती है सारी सीनरी की, ताकि वो एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सके। इतने में ही चेन वेन वेन को कॉल आता है और वो जियाओनिंग को बताती है कि मेरे हस्बैंड की गाड़ी कहीं पे ना स्टक हो चुकी है, तो मैं उसे पिक करने जा रही हूँ, तुम इसका दरवाज़ा लॉक कर देना, मैं चाबी बाहर पे छोड़ के जा रही हूँ। और वो जाते वक्त दरवाज़ा खुला करके जाती है। फोटो खींचते खींचते उसको रात हो जाती है और अब वो फाइनली बाहर जाना चाहती है, पर जैसे ही वो जाती है वो दरवाज़ा उसको बंद दिखता है, वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा होता। वो बहुत घबरा जाती है, वो देखने लगती है कि आसपास कोई है या नहीं, वो हेल्प के लिए पुकारने लग जाती है कि क्या कोई है, कोई मेरी हेल्प करो, पर कोई भी नहीं सुनता। इतने में ही बारिश आने लग जाती है और वो एक सीलिंग के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी वो चेन वेन वेन को कॉल कर रही होती है, पर जैसे कि चेन वेन वेन की बैटरी ऑफ हो गई है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वो कुछ नहीं समझ पा रही होती है और हार मान के गू चुएन को ही उसे कॉल करना पड़ता है। चुएन बोलता है कि अभी बारिश हो रही, कुछ तुम किसी छांव के नीचे खड़े हो जाओ, मैं अभी के अभी वहां पहुंचता हूँ। वो टैन बिल्डिंग में पहुंचता है जिसका एड्रेस जियाओनिंग ने उसे बताया है, और वो मैनेजर से बोलता है कि सबसे ऊपर वाली जो फ्लोर है टेरेस पे मेरी फ्रेंड अटकी हुई है। उसका मैनेजर उसे लेकर जाता है, पर मेन दरवाजा बंद होता है। वो मैनेजर से चाबी मांगता है, पर मैनेजर बताता है कि इसकी चाबी तो ये ओनर जिसने ये लिया है उसी के ही पास होगी। अब गू चुएन और मैनेजर लिफ्ट के पास पहुंचता है और वो एक आइडिया बताता है मैनेजर को, पर मैनेजर कहता है नहीं, जो आप आइडिया बता रहे हैं ना वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको की जान को भी खतरा हो सकता है। गू चुएन तभी कहता है कि जो ऊपर लड़की अटकी हुई है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि लिफ्ट्स वगैरह कैसी बनी होती, तो प्लीज़ मुझे करने दीजिए। तो वो ये करते हैं कि वो लिफ्ट को फर्स्ट फ्लोर पर ही ब्लॉक कर देते हैं और उसके किनारे जो स्टेयर्स होती हैं गू चुएन उस पे से चढ़ के टेरेस पे पहुंच जाता है। फाइनली वो टेरेस पे पहुंचता है और उसको जियाओनिंग रोती हुई दिखाई देती है। वो फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर वो खुलता ही नहीं है। वो जियाओनिंग को पीछे होने को कहता है ताकि वो दरवाज़ा तोड़ सके, पर जियाओनिंग कहती है नहीं बॉस, आपको ना चोट लग जाएगी, आप प्लीज़ ऐसा मत करो। वो फिर भी उसे डांट के हटने को कहता है और बार बार धक्का मारने के बाद फाइनली वो शीशे को तोड़ के अंदर घुस जाता है। वो जियाओनिंग से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप तो ठीक हो ना। अब जैसे कि बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है और उनके सामने एक बहुत बड़ी सी लाइट बैनर जला होता है, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है और साथ ही गू चुएन की हार्ट बीट बढ़ने की वजह से वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी छोड़ रहा होता है, और इन दोनों चीज़ों की वजह से जियाओनिंग बेहोश हो जाती है। वहीं पे हम दूसरे दिन देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और गू चुएन उसके बगल पे ही है। वो बहुत ज़्यादा चिंता में है कि कहीं उसकी वजह से जियाओनिंग को कोई खतरा ना हो जाए। तभी वहाँ पे चैंग रेन आता है और वो डिवाइस लाया होता है ताकि गू चुएन खुद के हार्ट को चार्ज कर सके, खुद को चार्ज कर सके। वो बोलता है चैंग रेन से कि तुम चले जाओ, मैं यहीं पे हूँ और मैं उसका ख्याल रखूँगा। चैंग रेन भी बोलता है ठीक है, तू उसका ख्याल रखना और मैं तेरा ख्याल रखूँगा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। चैंग रेन बैठा ही होता है कि जाओ यन आती है वहाँ पे जियाओनिंग से मिलने के लिए, और चैंग रेन जैसे कि पिछली बार की तरह उसके बहुत पीछे पड़ा होता है। इस बार वो उससे बहुत कैजुअली बात करता है कि ये दोनों का ना कुछ एक्सीडेंट हो गया कल, तो मुझे लगा तुम चिंता करोगी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, अभी दोनों ठीक हैं बिल्कुल। जाओ यन अंदर जाती है और जियाओनिंग उसे बताती है कि कितनी ब्रेवली उसने, यानी कि गू चुएन ने उसकी जान बचाई है। जाओ यन भी बड़ा इम्प्रेस्ड होती है गू चुएन का ये स्टाइल देख के।
तभी जियाओनिंग कहती है पर ना उन्होंने मुझे रिजेक्ट क्यों किया होगा। फिर जाओयन बोलती है ज़रूर कुछ कारण होगा, शायद वो इनएक्सपीरियंस्ड है। नहीं नहीं, इनएक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है। या शायद मुझे लगता है तुझे थोड़ी चीज़ें स्पाइस अप करनी चाहिए। जियाओनिंग तभी हल्के से स्माइल करने लग जाती है। वो पूछती है कि तूने कुछ किया है ना, क्या किया है बता। जियाओनिंग तभी बोलती है नहीं, मैं बस सोच रही हूँ कि कैसे मैं चीज़ें स्टार्ट करूँ और कैसे मैं चीज़ें और एक्साइटिंग बनाऊँ हमारे बीच में। इतने में गुचवान आ जाता है और बोलता है कि मैं डिस्टर्ब तो नहीं करा। जाओयन कहती नहीं नहीं, मुझे अब कहीं जाना है तो आप प्लीज़ जियाओनिंग का अच्छे से ख्याल रखना। गुचवान और जियाओनिंग बात करने लग जाते हैं और फाइनली जियाओनिंग फिर डिस्चार्ज होकर घर चली जाती है। चैंगरेन भी जब अपने पापा के ऑफिस जाता है वो देखता है अपने मैनेजर के साथ एक आदमी को। वो उस आदमी की फोटो खींच लेता है और फिर उस फोटो को भेजता है गुचवैन को। वो गुचवैन से मैसेज में ही पूछता है कि ये आदमी वही आदमी है जिसने मेरे से रॉबरी करने की कोशिश की थी और जब जाओयन ने मुझे बचाया था, पर ये आदमी मेरे ऑफिस में मेरे मैनेजर के साथ आखिर क्या कर रहा है। गुचवैन उस आदमी की फोटो बड़ी गौर से देखता है, मानो कि वो उसे पहचान रहा है। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसने 10 साल पहले वो ट्रक चलाकर उस कार को उस खाई से नीचे धकेला था। वो न्यूज़पेपर निकाल के देखता है और दोनों की फोटो मैच करता है और श्योर होता है कि अरे हाँ, ये वही आदमी है, वही ट्रक का ड्राइवर जिसने 10 साल पहले उसका एक्सीडेंट करवाया था, और साथ ही उस बच्चे और उसकी फैमिली का। तभी वो अपने लॉयर को कॉल करता है और इसी आदमी के बारे में पूछता है। उसका लॉयर बताता है कि जिसने एक्सीडेंट करवाया था वो ट्रक का ड्राइवर, उसको तो उसी टाइम पे जेल हो गई थी और कुछ टाइम बाद वो तो जेल में ही मर चुका था, फिर वो तुम्हें कैसे दोबारा से दिख सकता है। गुचवैन फिर भी कहता है कि आप प्लीज़ इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना और फ़ोन रख देता है। पर गुचवैन को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि जेल में अगर ये मर चुका है तो यह आदमी दोबारा से कैसे दिख सकता है, और अगर दिख भी रहा है तो वो चैंगरेन के ऑफिस में उसके मैनेजर के साथ आखिर क्या कर रहा है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। ट्रस्ट मी गाइज, आगे चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस ड्रामा में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।